साथियों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस से लोअर पीसीएस में कंप्यूटर में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला। आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, तो 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जो हमारा ये टेस्ट सीरीज होगा ये पूरी तरह से सेक्शनल होगा, यानी हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे साथ ही डिस्कस करेंगे। एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर लेंगे और उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने होंगे उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर आपका पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के आखिर में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो आज चूंकि पहला क्लास है तो हम कंप्यूटर का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उस पर चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने है, करा के निम्नलिखित में से किसे हम कंप्यूटर साइंस, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर साइंस दिया है ना कि कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस का जनक किसे माना जाता है। तो आप लोग जानते हैं साथी, यहाँ पे जो एलन ट्यूरिंग है इन्हें हम कंप्यूटर साइंस का जनक मानते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न का सही जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा दूसरा। दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। अब जानते हैं कंप्यूटर हो या फिर आधुनिक कंप्यूटर हो, इनका जनक हम चार्ल्स बेबेज को मानते हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस का जनक हम एलन ट्यूरिंग को मानते हैं। यहाँ पे आप याद रखना होगा साथी, एक होता है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, जिस पर आज के सारे कंप्यूटर काम करते हैं लगभग। इसका जनक अगर आपसे पेपर में सीधे पूछे कि जो भैया संग्रहित प्रोग्राम है, यानी जो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो आर्किटेक्चर दिया गया पूरी तरह से बना करके संरचना जो दिया गया वो किसने दिया, तो साथ यहाँ पे याद रखेंगे वह जो है दिया गया जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। आगे चल के इस पर और चर्चा होगी। ठीक है, यहाँ पे नेपियर बोन्स का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया हुआ है। स्लाइड रूल याद रखिएगा, इसका आविष्कार विलियम ऑर्ट्रेड ने किया है। ये दोनों बहुत ध्यान रखना, ये पेपर में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। कर्व है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ब्रिटिश गणितज्ञ हैं चार्ल्स बेबेज, इनके द्वारा 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया, जो कैसे चलता था, भाप से चलता था और ये गणनाएं कर सकता था, यानी कैलकुलेशन कर सकता था। ये बहुत बड़ी बात है साथी, है ना। अगला कह रहा है कि लेडी एडा ऑगस्टा दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। लेडी एडा ऑगस्टा को दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। तो अगर आपसे ऐसा सवाल डायरेक्ट पूछे कि दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहते हैं, तो क्या जवाब होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथी वह है दोनों के दोनों आपका सही है। और आपसे पूछ रहा है सही विकल्प का चयन करिएगा, तो यहाँ पे दोनों आपके सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब जरा सा ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, क्या होता है डिफरेंस इंजन क्या है और एनालिटिकल इंजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना, बहुत डेप्थ में नहीं। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है साथी चार्ल्स बेबेज, और आप जानते हैं ये ब्रिटेन के गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया था, 1822 में डिफरेंस इंजन नाम का एक यंत्र बनाया हुआ था। क्लियर है, कब बनाया है, 1822 में। किसने बनाया है, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, डिफरेंस इंजन चलता कैसे था, भाप से चलता था और ये क्या कर सकता था, ये गणनाएं कर सकता था। ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसी के कुछ क्षण बाद यानी 20 साल बाद आप देखेंगे तो यही चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने स्वचालित मशीन एक एनालिटिकल इंजन को बनाया। ठीक है, और ये पंच कार्ड, जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह था ना, उसी तरह से पंच कार्ड पहले हुआ करता था, उस सिद्धांत पर या पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार क्या करता था, काम करता था। ठीक है साहब, ध्यान रखना होगा कि यह अंक गणितीय गणनाएं भी कर सकता था, यानी जोड़ घटावा गुणा भाग ये कर सकता था। कौन, एनालिटिकल इंजन, जो कि स्वचालित था। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पर ध्यान रखना होगा, एक जो है लेडी एडा ऑगस्टा, इन्होंने क्या किया, जो ये एनालिटिकल इंजन है, ठीक है, इसमें पहला प्रोग्राम ये डाल देती हैं साहब। हालांकि एनालिटिकल इंजन तो चार्ल्स बेबेज साहब बनाते हैं 1842 में, लेकिन इसमें पहला प्रोग्राम जब कौन फिट कर देता है, तो पहला प्रोग्राम फिट करती हैं लेडी एडा ऑगस्टा। यही कारण है इनको हम दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहते हैं। तो ध्यान रखना होगा, पहली बात ये। दूसरी बात, जो ये बाइनरी नंबर होता है ना, जिस पर आप जानते हैं पूरा कंप्यूटर काम करता है साथी, ये बाइनरी प्रणाली या बाइनरी अंक जो दिया गया वो उसका भी आविष्कार लेडी एडा ऑगस्टा के द्वारा किया गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना इन दोनों पॉइंट को। ठीक है साहब, अगला, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसे हम ABC के नाम से जानते हैं, इसका आविष्कार कब किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC है और कह रहा है कि भैया इसका आविष्कार कब किया गया। दुनिया का पहला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साहब, ध्यान रखना है ना। तो याद रखेंगे इसका आविष्कार 1939 में किया जाता है, 1939 में किया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे साहब, पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब यानी राइट आंसर। देखिएगा
यहाँ पे दो तीन लोग का नाम आपको याद रखना है। पहला जो नाम है साथी वह है हरमन होलेरिथ का। ये कौन है साहब? तो ये है अमेरिका के वैज्ञानिक, काहे लिए फेमस है? इन्होंने 1890 में सेंसर टेबुलर का आविष्कार किया था। ये है क्या? ये भैया विद्युत से चलने वाला एक प्रकार का यंत्र था। ठीक है, अच्छा, और इसमें मेमोरी के रूप में पंच कार्ड लगता था। ठीक है, अब सुनिए, तो यहाँ पे याद रखना होगा सेंसर टेबलर का आविष्कार किसे माना जाता है? तो हरमन होलेरिथ को माना जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? ये इनका नाम याद रखना, हार्वर्ड आइकेन। दरअसल ये कौन थे साहब? तो एक व्यक्ति हैं साहब, इन ये काम करते थे कहाँ पे? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम, नाम तो आपने सुना होगा। तो आईबीएम की मदद से एक व्यक्ति हैं हार्वर्ड आइकेन, इन्होंने क्या किया? विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र का आविष्कार किया, जिसे हम मार्क 1 कहते हैं। तो भैया ध्यान रखना कि मार्क 1 क्या है? तो विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी है और ये गणना करता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। आविष्कार कौन करता है? तो जवाब होगा आपका हार्वर्ड आइकेन, ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्सन है, इनका नाम सबको ध्यान रखना होगा, जॉन एटॉनसाफ और क्लिफोर्ड बेरी। कौन है भाई ये लोग? तो देखिए, ये लोग क्या करते हैं, 1939 का समय है जब इन लोगों ने संसार के पहले यानी विश्व में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम था एटॉन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर यानी एबीसी, ये क्या है? दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है, इसका आविष्कार किया। कब किया? 1939 में किया। ठीक है, कौन कौन थे? एटॉन्स ऑफ डेरी कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना होगा। ठीक है साहब, स्पष्ट है कि जॉन विंसेंट एटॉन्स साहब अयोबा स्टेट विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, जबकि क्लिफोर्ड क्या थे साहब? इनके शिष्य थे। तो गुरु और चेले ने मिलकर के दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो साहब सब्सक्राइब करके जाना इस वाले चैनल को। ठीक है, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में मेरे भाई, तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब करके तो जरूर जाना और शेयर जरूर करना अगर चीजें समझ में आ रही है तो। देखो भाई, अगला कह रहा है कि जो ENIAC है का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ये भी कंप्यूटर है ना? इसको किसने बनाया था? तो ये यहाँ पे याद रखिए, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा ENIAC नाम का कंप्यूटर बनाया गया था। लेखपाल में इसका पूरा नाम शायद ENIAC, जो ENIAC का पूरा नाम पूछा था वो सब हलवा हलवा सवाल था, अगर अगर पढ़ के गए हो तो ना मार्क धुआं धुआं कर देते पेपर ऊपर। अब देखिएगा 80-85 बना के आएंगे लोग पीसीएस में। बस थोड़ा ईमानदारी से जो पढ़ा रहे उसका रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है साहब, देखो क्या नाम है? ENIAC, पूरा नाम ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या? इंटीग्रेटर, क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा ENIAC में आई का पूरा नाम बताओ, तो वो पता है इंटरनेट मार के आएंगे, है ससुरा गलत हो जाएगा, इंटरनेट नहीं मार के आना। क्या मार के आओगे? इंटीग्रेटर। ठीक है, आविष्कार कब हुआ? 1946 में। किसने आविष्कार किया? अमेरिका के वैज्ञानिक, भारत के थोड़ी, अमेरिका के। भारत में इस समय कुछ था ही नहीं। जेपी एकर्ट, कौन? जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। अच्छी बात यह है कि यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ध्यान रखना होगा, ENIAC। ठीक है, अगला अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ, साथ ही कैसे कंप्यूटर का इतिहास बढ़ा, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, करा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल जो किया जाता था, मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? देखिए, होता क्या है, कंप्यूटर मेमोरी पर ही चलता है। आप जानते हैं कि अगर आप मेमोरी देखेंगे नॉर्मल शब्दों में, तो मेमोरी दो तरह की, आज हालांकि तीन होता है पर दो ही मान लीजिए अभी। एक तो होता है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और आप जानते हैं एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी बोलते हैं, जिसमें आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रीड ओनली मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस में थोड़ा एक्सेस आप कर भी सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कंपनी वाले इसमें अपना डाटा भर के देते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसमें गाना वाना सेट करके इनमें आप गाना नहीं रख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, ये होता है रैम और ये होता है रोम। तो ये रैम जो होते हैं साहब ना, ये ही कंप्यूटर को स्पीड देते हैं, गति देते हैं। तो रैम जितना तेज रहेगा, जितना फास्ट रहेगा आपका कंप्यूटर, उतना ही तेजी से काम कर पाएगा। ठीक है, जैसे एक इंसान ही को आप देख लीजिए, किसी को बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती है तो जल्दी सिलेक्शन पा लेता है। कोई कोई मेरी तरह से गधा होता है, उसको कुछ भी याद नहीं होता। कोई कोई होता है जो दिन भर गाना पिक्चर देख के अपना दिमाग को खराब कर लिया रील स्क्रॉल करके। समझ रहे बात को? ऐसे
तो जब पहला पीढ़ी जब कंप्यूटर बनाया गया ना, तो वहाँ पे जो मेन मेमोरी थी वो कह रहा भैया वो कैसा था, कैसा रहा होगा, आप मुझे बताइए, आप सोच के बताइए, क्या उस समय ट्रांजिस्टर लगेगा क्या? आप कहोगे वैसे अभी ट्रांजिस्टर पहला जो पहली पीढ़ी है, और पहली पीढ़ी आपको हम बता दें 1942 से लेकर के 1955 के बीच में, अभी कुछ बहुत ज़्यादा आविष्कार नहीं हुआ है। तो क्या था सर, उस समय चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करते थे। आपको कैसेटवा याद है क्या? वो पुराने जमाना कैसेट है, तो सीडी डिस्कवा तो नहीं है, सीडी डिस्क चला था बढ़िया से, उससे बहुत पहले था। तो साथ ही चुंबकीय ड्रम एक बहुत ही अलग तरीके का डिवाइस था, है ना। तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें चुंबकीय ड्रम लगाते थे। आज तो इतना छोट छोट चिप लगाते हैं महाराज, पूछो नहीं। अब देखिए आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है थे उसका समय कब था? 1942 से 1955। हार्डवेयर के रूप में इसमें निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता है। जैसे पिक्चर ट्यूब होता था ना, ऐसे वैक्यूम ट्यूब होता था, और इसी वैक्यूम ट्यूब के अंदर सब कुछ रहता था, खूब बड़ा का सा रहता था वैक्यूम ट्यूब। समझ रहे बात को? ये हार्डवेयर के रूप में इसको इस्तेमाल में लाते थे। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और ज़्यादा ऊर्जा लेता था कंप्यूटर, उसको गरमाने में देश भर का लाइट लग जाता था। निर्वात ट्यूब को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर लगाया जाता था। सभी निर्देश और सूचनाएं 0 तथा 1 के बीच भाई बाइनरी नंबर में ही हो रहा है, ठीक है। तथा इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग हो रहा था, बहुत दिक्कत नहीं है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी के रूप में विभिन्न तकनीकों का, जैसे एक तो मरकरी डेटा लाइन भी इस्तेमाल करते थे, विलियम ट्यूब भी था, मैग्नेटिक ड्रम भी इस्तेमाल करते थे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान मत करिएगा, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये समय याद रखिएगा, इतना से काम चल जाएगा। और मशीनी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इसको भी ध्यान में आपको रखना होगा। अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या लक्षण थे? तो निर्वात ट्यूब लगाते थे का? हाँ। पंच कार्ड लगाते थे का? पंच कार्ड लगता था का? तो भैया बिना पंच कार्ड के कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? लगता था। संग्रहण के लिए क्या लगाते थे? स्टोर मेमोरी कौन थी? बताइए ना। आप कहेंगे सर चुंबकीय ड्रम था। ठीक है, एकदम 1 2 3 सही है, जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठोंको ताली। अगला, पहली पीढ़ी कंप्यूटर का विशेषता। अच्छा, कौन कंप्यूटर है पहली पीढ़ी का? तो एनी एक कंप्यूटर पहली पीढ़ी कंप्यूटर है, आपको ध्यान रखना होगा। इसका निर्माण होता है 1946 में, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है एनी एक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सब चीजें आपने पहले से पढ़ा था। निर्वात नलिका होता है, पंचकार्ड होता है, चुंबकीय ड्रम होता है, मशीनी भाषा, बाइनरी को पढ़ सकता है, गणना करने का समय भी मिली सेकंड ले रहा है। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर के नाम, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनी एक, एडवेक और यूनिवेक फर्स्ट, इन तीनों का नाम याद रखना। पेपर में यही हिसाब से पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो मुंह मत ताकना, ये तीनों याद कर लेना चाहे जैसे, बाकी हाई सब भूल जाना चलेगा, पर ये तीनों याद कर लेना। अगला, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार के प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया? टेक्नोलॉजी कौन सी लगाई गई? तो पहला का समय क्या था? 1942 से 1955। दूसरे समय का हुई, जाहिर सी बात है कि 1956 से शुरू करके अब पता नहीं कहाँ तक जा सका था, कुछ आइडिया है? हाँ, कहाँ तक? 64 तक। 5 60 4 64, 9 साल। सोचो, 9 साल में तीसरी पीढ़ी का आ जाएगा। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ ना कि अब यहाँ पे लोग ट्रांजिस्टर, और आपको याद है क्या? ट्रांजिस्टर ऐसे लगा रहता था, थोड़ा ऐसे 2 पैर लगा रहता है ना। वो ऐसे आप देखे होंगे, पहले जब डिवाइस आता था तो उस डिवाइस में बहुत सारा ऐसे कोचा कोचा रहता था ट्रांजिस्टर वाला, है ना। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप देखेंगे तो अब हार्डवेयर के रूप में लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे। किसका प्रयोग करने लगे? ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है साहब। इससे थोड़ा सा चीजें आसान होने लगी, और अब जो है निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा सस्ता था, कम बिजली भी खाता था, विश्वसनीयता भी था, थोड़ा सा तेज भी था। कंप्यूटर में डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडार के लिए मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। जैसे अब मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क लगा रहे हैं, मजेदार चीज है। और वह तब का लगाओ रहे चुंबकीय ड्रम लगाओ रहे हैं, और दूसरे पीढ़ी वाले का लगा रहे मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क। देखिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करना होता तो मैं इसको और बहुत गहराई से पढ़ाता, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के लिए इतना बहुत ज्यादा है, इतना भी हजम कर लीजिए तभी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, पहले वाले लगाते थे मैग्नेटिक ड्रम, हाई वाले लगा, सेकंड में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क लग रहा है, ठीक है। अगला, और ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा है। पहले क्या था? वैक्यूम ट्यूब, दूसरे ट्रांजिस्टर, अब तीसरे का है। लेकिन देखिए,
कह रहा कि असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया, तो ये काम साथी किया जाता है दूसरी पीढ़ी में। अब जो है मशीनी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज होता है साथी, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना कि क्या होता है निमोनिक्स कोड। होता क्या है कि असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है जो याद रखने में सरल होता है। तो बस यही होता है निमोनिक्स कोड। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का नाम आपको याद रखना होगा IBM 1404। दूसरा यूनिवेक, देखना यही कंफ्यूज बनाता है और लोग लेखपाल में इसका पूरा नाम दिया था, पर याद रखना यूनिवेक हमारा दूसरे पीढ़ी का कंप्यूटर है जो कि बना होगा कभी 1956 से 1964 के बीच में। और यहाँ पे एक और याद है रखना है PDP-8, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है साहब। अगला, कल थोड़ा सा आप लोग कॉपी लेकर बैठना क्योंकि कल मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट कुछ लिखाऊंगा, इसे लिखवाने की जरूरत नहीं, कल मैं शॉर्ट नोट जरूर कुछ बनवाऊंगा, कल कॉपी लेकर बैठना, ठीक है। देखो सेकंड अगला क्वेश्चन कह रहा साहब कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, कब शुरू हुआ था? 40 में 56 में? मजाक कर रहे हैं। अरे भाई, पहले का जो शुरू हुआ था 1942 से 1955 में, कब से चला रहे हैं, तो ये पहला तो हो गया यहाँ से खत्म। दूसरा आप जानते हैं 1956 से 1964 तक हुआ था, 56 57 से 62 देखा तीनों ने उसे कहा, तो 64 के बाद जाहिर से होता है कि 1965 आएगा। तो अब 1965 कहाँ दिख रहा है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, 1965 से 1974 के बीच में साहब हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सी बताए हैं का, अरे हमारे टाइपिंग वाले हम का ही बताए, थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाते। यहाँ पे देखिए लिखा है, लेकिन हाय हाय रे विधाता, हम ये बहुत प्यार से पेश आते हैं ना, इस वजह से। देखिए यही सब गलती है, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखते तो गलती नहीं होती है ना। पर आप लोग प्लीज यार सही कर लेना। अगला, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ये तो ये बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, समझ जाते हैं कि हम टीचर से भी गलती हो जाता है कभी कभी, है ना। तो भैया तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ध्यान रखिएगा, इस समय इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग करते हैं। आपको मैं मजे की बात बताऊं, मेरा अभी जो इन्वर्टर था वो खराब हो गया था। मैं एक नॉर्मल दुकान पे गया, मैं कहा भाई देख लो ये इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। उसको वो ओपन किया और मुझसे क्या करा कि भैया इसका पूरा प्लेटवे जल गया है। हम कहे पूरा प्लेटवे जल गया? कहा हाँ पूरा प्लेटवे जल गया। हम कह रहे यार उस प्लेट के अंदर वो इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसमें कई सारी डिवाइस होंगे, उस डिवाइसों में देखो कुछ जला है। कह नहीं भैया पूरा प्लेटवे जल गया है। समझ रहे? तो जब इंजीन जो जो हमारे यहाँ मैकेनिक होते हैं ना, वो अंदाजा तीर मारते हैं सब। और बोला कि अब आप मुझको 750 रुपए दीजिए। मैं कहा ठीक पैसे तो दे देंगे, लेकिन यार ये पूरा प्लेट नहीं जलेगा, उसमें एक छोटा सा कोई डिवाइस होगा वो जला होगा, देखो तुम उसको बदल सकते हो, बदलो। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे ही कभी भी आप किसी के यहाँ ले जाओ, डॉक्टर और जो ये नॉर्मल दुकान वाले होते हैं, इनसे सतर्क रहना साहब। ये पूरा कदम में कहते हैं ये बिगड़ गया है, उसको जानेंगे नहीं, सब चेक नहीं करेंगे, वो पूरा कहीं खत्म। तो ऐसे ही तीसरा पीढ़ी का जब कंप्यूटर आया ना, तो अब जो है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया जाने लगा, एकीकृत परिपथ का उपयोग किया गया और यह सिलिकॉन का बना होता था। ध्यान रखिएगा, इसमें आप देखेंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाने लगा मेमोरी ग्रुप में। तो SCI और MSI ध्यान रखिएगा। यह तीसरी पीढ़ी का ही दुनिया चला था जब कीबोर्ड और मॉनिटर अस्तित्व में आ गया साथी। इस समय रैम जिसे कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई, इसका प्रयोग लोग करने लगे, मतलब मजा आने लगा यहाँ से। इसमें उच्च स्तरीय भाषा जैसे PL1, पास्कल, बेसिक जैसी भाषा का विकास हो जाता है, ठीक है। पर हमारे लिए जानते हैं क्या जरूरी है, सबसे आवश्यक है यही कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया। आपका जवाब होगा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, बाकी है सब छोड़ दीजिए। अगला, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी, अब देखिए हम लोग एकदम आगे चल गए, इसका उपयोग कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मजे की बात है साहब। तो ये हम चौथी पीढ़ी का जब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो इस समय हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं और जिससे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। तो ये चौथी पीढ़ी में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे। अब चीज़ें और आसान होने लगी साथी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आप देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाने लगे, जो कि LSI और VLSI के प्रयोग से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में क्या कर दी गई, वृद्धि की गई। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने
सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स को जन्म दिया और यहीं से साथ ही लैपटॉप वगैरह का जन्म हो जाता है और सबके यहाँ घर घर लैपटॉप पहुंच रहा है। अब अत्यंत छोटे और हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटर यहाँ से बनने लगे। साथ ही माइक्रो प्रोसेसर का विकास यहाँ पेपर में पूछेगा, कौन किया था, उस व्यक्ति का नाम बताओ, पेपर में पूछेगा। लेखपाल में पता नहीं कैसे पूछा था, शर्म भी नहीं आता है। तो कह रहा भैया माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने किया था, कब? 1971 में। ध्यान रखना होगा इस चीज को, ठीक है। और 75 से प्रयोग में आने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में चुंबकीय डिस्क और चुंबकीय टेप के स्थान पे अब अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर मतलब डेवलप हो चुका था। और भारत में आपको पता है 1975 का समय इंदिरा जी का समय है। अभी तो भारत में कंप्यूटर नहीं आया, आपको पता है। देखिए चौथा पीढ़ी हो चुका हमारे भारत में, कंप्यूटर अभी तक नहीं आया है। देश को आजाद हुए 25 साल हो गए हैं। कब आएगा? राजीव गांधी लेकर आएंगे, सोचिए। हाई देखिए यहाँ पे उन्नत तकनीकी यानी हाई टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, क्वांटम कंप्यूटिंग। हाई देखिए कितना खतरनाक क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब एक सेकंडों में नहीं लगेगा कि अमेरिका पहुंचा देगा। ई टेक्नोलॉजी कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में? तो AI कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में है बताओ। तो आजकल हर कंप्यूटर में, चश्मा में भी। मैं अभी पता नहीं आपको शायद मेरी बात पे हंसी है, मैं ऐड देख रहा था। तो जो पंचायत मूवी के वो रहते हैं, जो सचिव जी के स्थान पे सचिव बन के आते हैं, वो अंडरवियर का ऐड करते हैं और बोलते हैं वो अंडरवियर के अंदर क्या है? AI है। समझ रहे बात को? तो मेरा छोटा सा बंजा बोला मामा इसमें कैसे AI का प्रयोग हो रहा है? तो वो कहता है कि नहीं, एयर इनसाइड है वो। समझ रहे हैं बात को? तो आजकल तो कंप्यूटर में, हालांकि अभी लोग धोखा दे रहे हैं लोगों को, अभी तक AI का प्रयोग हुआ नहीं है, पर उस पर काम चल रहा है साहब, ठीक है। तो ये सब हो रहा है आजकल पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगर ये क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम सही हो जाएगा तो आप यकीन मानिएगा फिर क्या ही हो जाएगा दुनिया में पता नहीं है। शायद एक आध धमाका हो और उसी में सारे लोग समा जाए। क्योंकि ये सब करने के लिए, ये सब जो हो रहा है साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की इससे बढ़ेगा, बहुत सारे नुकसान होंगे। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हम अपने आप को होते चले जाएंगे, है ना। क्योंकि भाई स्वर्ग का अगर यही रास्ता है और हम यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो स्वर्ग से हमारे बीच का कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? धरती बेचारी दूर होती जा रही है, अब स्वर्ग के नजदीक जाते रहे। स्वर्ग एक बार में खींच लेगा सबको अपने पास, खत्म कहानी। देखिए पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ना सरकार, ये 1989 से अब तक, यानी अभी हम पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके बाद जो आएगा क्वांटम कंप्यूटिंग, वो देखा जाएगा कब आएगा, पर जो भी आएगा खतरनाक आएगा। इस समय माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ और इसमें अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट का भी विकास हो गया है भैया। मतलब कि ऐसा पात्र का पन्नी रही, कोई पन्नी में सारा डिवाइस रही, ऐसा, ठीक है। आप देख सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे आप पाते होंगे कई जगह, तो आप देखेंगे ऐसे सिर्फ हवा में स्क्रीन है, उस पर क्लिक करते हैं टच होने लगता है, समझ रहे ऐसा। इस समय नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब का विकास हो चुका है। भंडारण के लिए इस समय ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD, आजकल ब्लू रे डिस्क का प्रयोग करते हैं साहब। इतना खतरनाक डिस्क आजकल आप देखते होंगे। तो अल्ट्रा लिख के आता है, अल्ट्रा 4K HD वीडियो, और 1 मिनट का वीडियो होगा कम से कम 500 MB का, समझ रहे हैं। तो ये 500 MB कहाँ रखेंगे? अगर आप 1 घंटे का वीडियो आप देखेंगे तो इसके लिए कम से कम आपको 1000 GB चाहिए, 1000 GB। तो 1000 GB का चिप थोड़ी लेकर आएंगे, 200 GB 400 GB। तो इसके लिए क्या आया? ब्लू रे डिस्क, समझ रहे। इसमें 1000 GB का अल्ट्रा 4K HD फोटो चाहिए भाई साहब। इतना खराब हो गया है कि हम लोग क्या ही बताएं। तो ये सब चीजें आ गई है मेमोरी के रूप में, आगे सब पढ़ेंगे आगे। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग, आजकल देखिए मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग कर रहे हैं। इससे भंडारण क्षमता में वृद्धि हो चुका है। नए कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास चल रहा है ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। सोचिए, और जिस दिन स्वयं निर्णय लेना सीख गया ना, क्या क्या निर्णय लेगा भगवान ने जाने। तो बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC है, इसका आविष्कार कौन किया था? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो साहब बताएंगे। कई लोग इसमें मिलकर किए हुए हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार 2 लोग मिलकर किए थे। 1958 का समय है जब रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी साहब, इन दोनों लोग मिलकर के IC का आविष्कार कर रहे हैं। 1958 का ये समय है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? पहला हो जाएगा साहब यहाँ पे सही जवाब, ठीक है साहब।
जबकि आप देखेंगे ट्रांजिस्टर का आविष्कार तो ये 1947 में होता है। जॉन मॉर्डिन और विलियम साकले और वाल्टर ब्रेटन ने इसका आविष्कार किया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर आ गया ना, वो याद है आपको, इसके बारे में सही है। कह रहा कि इस अवधारणा का प्रतिपादन जॉन वन न्यूमैन ने किया था। आपको याद है, हमने नाम बताया था ऊपर आपको। हाँ सर, इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डाटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यानी अब कंप्यूटर में प्रोग्राम भी रहता है और डाटा भी रहता है। बार बार हमें प्रोग्राम बदलने के लिए कोई सिस्टम, कोई चिप कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही में दोनों रहता है और कंप्यूटर इस तरह से काम करता है साहब। ठीक है, तो ये वाला दोनों के दोनों पॉइंट आप जानते हैं साहब, सही है। इस तरह से दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए, स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें, जिसे हिंदी में संग्रहित कार्यक्रम अवधारणा कहते हैं। स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वन न्यूमैन ने 1945 में प्रस्तावित किया था। ठीक है, जब उन्होंने एडवेक कंप्यूटर का डिजाइन इसके बाद हुआ था। अतः इन्हें वन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसे, स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर को। ठीक है, इस आर्किटेक्चर में जो प्रोग्राम होता है, यानी जो निर्देशों का सेट होता है और जो डेटा होता है, दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यह आर्किटेक्चर आधुनिक कंप्यूटर के लिए एक बुनियादी ढांचा भी प्रोवाइड कराता है। ध्यान रखना होगा कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी अलग होता था, पर इसमें एक कम होता है। स्पष्ट है कि आज के लगभग जितने भी कंप्यूटर हैं वो इसी स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर के माध्यम पर काम करते हैं। अगला, करा कि आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी 5150 कब पेश किया था। पर्सनल कंप्यूटर पहला पीसी है साहब, क्या नाम था उसका, आईबीएम पीसी 5150। और ये कब रिप्रेजेंट किया गया था, लोगों के सामने कब लाया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो साहब ध्यान रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका 1981, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखिए, इन्हीं एक कंप्यूटर का आविष्कार 1945 में किया गया था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका आविष्कार आप जानते हैं एकर्ट और जॉन मैकली ने किया। 1981 में आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर, जिसका नाम था आईबीएम पीसी 5150 प्रस्तुत किया। इस पर्सनल कंप्यूटर में इंटेल 8088 प्रोसेसर था। माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अरे यार, 1981 समय है। ठीक है, तो पहला प्रोसेसर, अभी देखिएगा, इनका इंटेल का पहला प्रोसेसर इंटेल 8088, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये था, इसमें ध्यान रखना है। अगला, अब इसको आप लोग मिलाइए। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में क्या लगा था, तो आपको सर वैक्यूम ट्यूब लगा था, पहले का तीसरा यहाँ पे है सर, बस बाकी सब जगह तो है ये नहीं है। ये देखिए, सिर्फ यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरे में जब हम लोग आए तब क्या लगा, तो दूसरे में क्या लगा, एकीकृत सर्किट लगा कि ट्रांजिस्टर लगाया गया। अरे भाई, दूसरे में तो ट्रांजिस्टर लगा, बी का चौथा। तीसरे में आईसी लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। चौथे में क्या लगा, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाया गया। और पांचवी में तो खतरनाक डिवाइस लगाएंगे। ये हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्हीं एक का आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मुस्ली के द्वारा किया गया था। सही है। एडवेक करा साहब, जो एडवेक है ना, करा कि जो आपका ये एडवेक है, इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार वन न्यूमैन ने किया था। ये भी सही है। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक था। इसका आविष्कार 1970 में नहीं किया गया था, 1954 में। ये वाला गलत है। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, इनका पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इसका आविष्कार किया था। बिल्कुल सही है। तो सी वाला आपका राइट आंसर, क्योंकि पूछा कौन सही नहीं है, तो सी वाला आपका सही नहीं है। ठीक है साहब, देखिए, 1946 में इन्हीं एक का आविष्कार किया गया था। आप जानते हैं जेपी एकर्ट और जॉन मुस्ली के द्वारा। इन्हीं एक प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जबकि एडवेक, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका आविष्कार वन न्यूमैन ने किया था। यूनिवेक की बात करें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था, इसका आविष्कार 1954 में करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन यानी जेईसी के द्वारा।
यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा भैया, 1970 में इंटेल नाम की कंपनी है और इसने पहला अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम था इंटेल 4004। 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया जिसका नाम था एप्पल सेकेंड। ध्यान रखना होगा इन सब पॉइंट को, ठीक है साहब। अगला, निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इस समय सुपर कंप्यूटर चल रहा है हो, सोचिए आजकल सुपर कंप्यूटर का जन्म है। तो सैमोर क्रे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सैमोर क्रे, इन्हें हम सुपर कंप्यूटर का फादर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जरा सा देखना। सुपर कंप्यूटर आप जानते हैं, नाम ही है अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग कर सकता है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो सीपीयू लगा है, प्रोसेसिंग यूनिट जो लगा है, बहुत खतरनाक है, बहुत तेज लगा है, ठीक है। भंडारण क्षमता, इसके अंदर मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए सुपर है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना देखिए, जीबी में नहीं करते, केबी में नहीं करते हैं, ना, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड्स में करते हैं, फ्लॉप्स में करते हैं। अगर आपसे कहेगा कि मान लीजिए 1 टीबी फ्लॉप्स का मेमोरी किस में लगा सकते हैं, तो किस में लगाएंगे? लैपटॉप में नहीं, सुपर कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अच्छा, ये पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना मेरे लाडलो। कहेगा कि भैया FLOPS का पूरा नाम बताओ, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब FLOPS है क्या? एक इकाई है। काहे का इकाई है भैया? ये नापता है मेमोरी की शक्ति कौन से कंप्यूटर के? सुपर कंप्यूटर के। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में नापा जाता है। अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था। साइमोर क्रे को हम सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता बोलते हैं क्योंकि भाई साहब का कंपनी है। अगला, भारत में विकसित, हमारे यहाँ भी विकसित हो गया था, परम नाम का सुपर कंप्यूटर का विकास निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया था? ध्यान रखने वाली बात है, हमारे यहाँ परम बनाया गया साथी और CDAC ने बनाया। बहुत ही अच्छी बात है, CDAC ने बनाया था परम नाम का सीरीज। देखिए, परम सीरीज सुपर कंप्यूटर का निर्माण हमारे यहाँ CDAC करती है, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, और ये CDAC कहाँ पे है? पुणे में है। फिर इसने बनाया परम 800, CDAC द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था, 1951 में बनाया गया था। इस समय डॉक्टर विजय भास्कर CDAC के निर्देशक हैं। फिर उसके बाद 2003 में परम पदम नामक सुपर कंप्यूटर बनाया CDAC ने। 2013 में परम युवा सेकेंड नाम का कंप्यूटर बनाया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी आ गए और हम बन गए विश्व गुरु। एक कोट नहीं बना पाए ससुर तक, का ही हम बताएं, पर ठीक है, मोदी जी जिंदाबाद। आज भी आगे आने वाले 2047 में, मैं तो भूल गया, मोदी जी का विजन है 2047 में हमारे यहाँ हम लोग बना लेंगे, अभी तक नहीं बना पाए, ठीक है। तो परम युवा सेकेंड बन गया है। हाँ, हम भूल गए, गलगोटिया में आपने देखा होगा कैसे हम लोगों ने एक AI कुत्ता बनाया था। अच्छा, वो चाइना का था क्या? ओ हो, ये भी हमारे यहाँ का नहीं था, बेइज्जती मत करिए देश का। तो देखिए, परम युवा सेकेंड, परम सीरीज कौन बनाया था? तो अगर आपसे पूछे परम सीरीज कौन बनाया था, परम 800, परम पदम, परम युवा, तो ये CDAC बनाए हैं, CDAC बनाए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परम सीरीज CDAC बनाए हैं। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है भैया? आपको परम सीरीज है। अब दिल खोल के बोलोगे सर परम सीरीज था, है कि नहीं है? तो राइट आंसर आपका कौन सा? डी हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे अनुपम सीरीज का, तो इसका निर्माण कौन करता है? तो हमारे यहाँ जो बार्क है, जैसे आप लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलते हो, उसके द्वारा अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। जबकि जो अनुराग सीरीज है साथी, ये पेस के द्वारा बनाया गया, यानी प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक्स कंप्यूटिंग एंड इवोल्यूशन। तो ये स्पेस के लिए बनाते हैं पेस। तो इन्होंने अनुराग, जिसका नाम था एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, अनुराग नाम का सुपर कंप्यूटर का सीरीज बनाया था। फ्लो सॉल्वर याद रखेंगे, भारत में पहला पैरेलल सुपर कंप्यूटर है जिसे नॉल के द्वारा बनाया गया है 1980 में से 86 में, यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब। भैया इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लेना क्योंकि 2-3 बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होगा। अगला 25 क्वेश्चन कराएंगे, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर BARC द्वारा बनाया गया था? तो परम पदम तो होगा नहीं क्योंकि CDAC बनाया, प्रोसेस तो होगा नहीं, चिप्स अनुपम नाम का सीरीज आप देख रहे हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अनुपम सीरीज है वो इनके द्वारा बनाया गया, ठीक है साहब। CDAC जो पुणे में है, इसने परम 800, परम पदम, परम युवा सुपर कंप्यूटर बनाया, जबकि बार्क अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया। अनुराग हैदराबाद में थे, पेस सुपर कंप्यूटर,
नॉन फ्लो सॉल्वेबल बनाए। अगला, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहते थे? जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया गया था उसका नाम क्या था साथी? तो आप जानते हैं पास्कल बनाया गया था पहली बार, पास्कल ने बनाया। तो इस प्रकार सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के क्या प्रकार वगैरह हो सकते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि कल से हम लोग थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे धीरे धीरे, है ना। तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल कहते थे। 1642 से 1645 में ब्लेज पास्कल द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। पास्कल मशीन जैसे ओडोमीटर होता है ना, बाइक वगैरह में लाता है, और जो घड़ी होता है उसी के थ्योरी पर काम करता था। यह डिवाइस अंक गणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अबेकस जो साथी, यह प्रथम गणना यंत्र है। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण बंगलुरु शहर को हम लोग आजकल सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अगला, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर का काम ज्यादा होता है। एक छोटा सा परिभाषा कि आखिर में हम लोग कब से कंप्यूटर कर रहे हैं, इसका करता क्या है। तो देखिए, कह रहा कि भैया कंप्यूटर के बारे में कौन सा है? यह आंकड़ों के भंडारण, ये आंकड़ों का भंडारण करता है, अपने पास स्टोर करता है कि नहीं करता है? आप बताइए। अरे भाई, कोई भी काम करके दे देंगे तो उसी के कंप्यूटर में रहता है कि नहीं रहता? तो आपको सर करता है। आंकड़ों को एनालिसिस करता है, हम कुछ जोड़ घटाव देंगे, एनालिसिस करेगा, तो आप कहोगे हाँ सर। भैया अगर हम कुछ डाटा टाइप कर दें तो सब कुछ चला के बताएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल सही है। वायरस इसको संक्रमित कर सकता है क्या? इफेक्ट डालता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। सारी बातें सही है सर, डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो कंप्यूटर है क्या? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार भी करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, और जरूरत पड़ेगा तो परिणाम को अपने पास स्टोर भी कर सकता है। बुनियादी काम क्या है? डाटा को स्वीकार करना, सूचना को प्रोसेस करना, सूचना को स्टोर करना, उसका विश्लेषण करना। कभी कभी बेचारा इफेक्टेड हो जाता है, किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है? क्या कर सकता है? क्या कंप्यूटर को हम ड्राइविंग बनाने के लिए बनाए थे? नहीं। क्या गेम मनोरंजन? नहीं। गेम खेलेंगे? नहीं भाई, डाटा को प्रोसेस करना, प्रसंस्करण करना और पुनर्प्राप्ति के लिए बनाए थे। यानी सही जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर चौथा, है ना। आगे देखते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं था। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है? सोचिए, एनालॉग बात को डिजिटल फॉर्म में करता है, ऐसा कौन काम करता होगा? आप खुद बताइए, दो ही काम कौन कर सकता है? कौन सा ऐसा कंप्यूटर होगा जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता होगा? तो भाई दोनों काम सोचिए, एनालॉग में हम कुछ दे रहे हैं, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये हाइब्रिड काम, एक के बाद में दो दो काम। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ये काम करता है कि एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखेंगे, एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यधिक धीमी होती है। वर्तमान समय में इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन में नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा का निरूपण बाइनरी अंक में होता है, इनकी गति थोड़ा तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये देखिए, यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट और आउटपुट के लिए हम क्या कर सकते हैं? एनालॉग संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला दोस्तों, और आज का आखिरी क्वेश्चन, विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सोचिए, विशेष रूप से बनाए जाते हैं ताकि वो उसी काम के लिए करते रहे साथी, उस प्रकार के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? इम्बेडेड। किसी चीज में कोई चीज जोड़ा रहना, इसे हम बोलते हैं इम्बेडेड। तो इम्बेडेड कंप्यूटर साथी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या करता है कि यह माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है जो उस उपकरण के कार्य को सरल बनाता है। टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, इन सब में लगा रहता है। जैसे हम बटन दबाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो काम करना शुरू कर देता है। अंदर बहुत बड़ा कंप्यूटर नहीं ना लगा होता है, लेकिन वॉशिंग मशीन को कहते हैं भाई इतने टेम्परेचर पे कपड़ा धो तो धो देता है। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, इसका विकास IBM के द्वारा किया गया था। इसमें 8, 16, 32 और 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ये सब जो प्रोसेसर होता है उसका क्षमता साथी, है ना। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले जितने PC वगैरह हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। कल का टॉपिक बहुत अच्छा होगा। कल चूंकि हम लोग मेमोरी के बारे में और जो हमारे कैश मेमोरी, रजिस्टर्ड, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपसे हम कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। रिवीजन जरूर करिए।